एवरीवन वेलकम टू माय चैनल श्री खादिया। और हम लोग अभी गुप्त काल के बारे में पढ़ रहे हैं। गुप्त काल की सामान्य जानकारी का हमने एक अलग वीडियो बनाया है। साइंस लिटरेचर और इसके बारे में टेक्नोलॉजी का हमने एक अलग वीडियो बनाया है। और चूंकि ये वीडियो हमारे फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड नहीं है, प्रशासन हमारे गुप्त काल का हमारे इसमें इंक्लूड नहीं होता है, बट अगर टॉपिक दिया है तो हमें इससे उसके आसपास की हर चीज पढ़ लेनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो एक एक्स्ट्रास में यहाँ पर डाल दिया है। तो इसमें हम गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक हमारे मेंशन नहीं है, पर हम इसे छोड़ नहीं सकते। कई बार प्रशासन से भी टॉपिक पूछ लिया जाता है। टॉपिक में हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि क्या है और कैसा है, मोटे मोटा देखेंगे। तो प्रशासन जो है वो कुछ इस तरीके का था, जो मोटा जो जो गुप्त साम्राज्य जो था वो पूरी तरीके से क्या कहलाता था, राष्ट्रीय देश ये लोग कहते थे। जहां जहां पे गुप्त साम्राज्य विस्तृत था उस एरिया को राष्ट्रीय देश यहाँ पर कहा जाता था। इसका जो राजा होता था, हेड जो भी था उस वक्त, जो भी जिस समय जो राजा है वो उसका हेड कहलाएगा। देश क्या है, भुक्ति में बटा था। ठीक है, भुक्ति में देश बटा हुआ था और उसका जो हेड है वो उपरिक कहलाता था। उपरिक कहलाता था। भुक्ति जो है वो विषय में बटी थी। विषय का जो हेड है वो विषयपति कहलाता था। ठीक है, विषयपति कहलाता था। विषय वीथियों में बटा था। विषय किसमें बटा था, विषय वीथियों में बटा था। और वीथियों का जो हेड है वो क्या कहलाता था, वीथी कहलाता था। ठीक है, अब वीथी से भी छोटी इकाई होती थी जिसे हम गांव कह सकते हैं, वो थी पैठ कहलाते थे। अब छोटे छोटे गांव में बटी थी। और पैठ क्या होता था, गांव का समूह होता था एक, मतलब छोटे छोटे अनेक गांव का एक समूह क्या कहलाता था, पेठ कहलाता था। गांवों का समूह जो है वो पेठ कहलाता था। तो ये चीज यहाँ पर है एक मतलब जो जनरल आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके अलावा यहाँ पर इनका जो मंत्री परिषद है, आप उसे बिल्कुल किससे रिलेटेड कर सकते हैं, मौर्य काल से रिलेटेड कर सकते हैं। पर हम इसका मंत्री परिषद नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमने इसका मंत्री परिषद पढ़ा तो हम मौर्य जो मंत्री परिषद है उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। और हमारे लिए इन दोनों में से मौर्य मंत्री परिषद का याद रखना जरूरी है, क्योंकि गुप्त काल से जो क्वेश्चंस बने हैं वो हमेशा बुक्स और मंदिर, इन दोनों चीजों को लेके बने हैं। मंत्री परिषद से कभी भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन सिक्के कौन कौन से चलते थे। तो गुप्तकालीन सिक्के जो है वो है एक तो गरुड़ प्रकार। ठीक है, गरुड़ प्रकार के सिक्के चलते थे। पशु प्रकार के चलते थे। और व्याघ्र हनन प्रकार के चलते थे। धनुर्धारी, इसके अलावा नेक्स्ट है छत्रधारी। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कार्तिकेय। जैसा कि हमने देखा था कि कुछ ने तो अपने सिक्कों पे गरुड़ लिखाया था, सॉरी बनवाया था, और कुछ ने फिर मयूर बनवा दिया था। तो ये कुछ सिक्के थे यहाँ पर। और नारद स्मृति में गुप्त काल के टाइम पे लिखा हुआ है। नारद स्मृति के अनुसार, नारद स्मृति के अनुसार गुप्त काल में जो न्याय था वो न्याय यहाँ पर 4 भागों में बांटा है। ठीक है, 4 तरह के यहाँ पर न्यायालय थे। फर्स्ट वाला जो है उसे कुल, सेकंड आपका श्रेणी, थर्ड आपका गण, और फोर्थ है आपका राजकीय न्यायालय। तो इस तरीके से कोर्ट जो है आपके 4 तरीके के यहाँ पर कोर्ट हुआ करते थे। ठीक है, और उनमें प्राण दंड या शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर रखनी है। कृषि की बात करें, चलिए कृषि हम एक अलग टॉपिक ले लेते हैं। कृषि की अगर हम बात करें तो कृषि में यहाँ पर हम देखेंगे कि गुप्तकालीन जो कृषि है इसकी जानकारी हमें स्मृतियों,
बृहद संहिता, अमरकोश, इनसे हमें कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। इनके जो हल होते था उसमें फाल जो लगा होता था वो लोहे का फाल यहाँ पर काम में आता था। बृहद संहिता जो है इसमें बीजों की गुणवत्ता के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त से रिलेटेड जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त से रिलेटेड जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें बताया कि किस तरीके से उसने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण कराया, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिंचाई के लिए ये लोग सिंचाई के लिए रहट का उपयोग ही करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जगह जगह ये बात बोली गई है कि कृषि के बारे में अमरकोश से हमें सबसे ज्यादा पता चला है, और इससे पता चला है कि ये लोग गेहूं, धान, ज्वार, ईख, बाजरा, मटर, दाल, तिल, सरसों, इन सब की कृषि किया करते थे। बृहद संहिता में बताया गया है, बृहद संहिता हमें बताती है कि ये लोग 3 तरह की फसल उगाते थे। ठीक है, 3 तरह की फसल उगाते थे। पहली फसल जो होती थी वो श्रावण मास में, पहली फसल श्रावण मास में, दूसरी फसल जो इनकी होती थी बसंत मास में, ये खेती की परंपरा आज भी है। तीसरी फसल होती थी चैत्र या बैसाख, वही शालू, उनालू और एक और बीच में अगर आप बोला चाहे तो। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है, हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि जो पश्चिमोत्तर भारत था, पश्चिमोत्तर भारत में ईख और गेहूं की फसल होती थी, यानी पंजाब वाला क्षेत्र, और मगध और पूर्वी भारत में, मगध और पूर्वी भारत में यानी जो मैदानी भाग की बात करें, आसाम की बात नहीं कर रहे हैं, मध्य भारत जो भी हमारा यूपी बिहार वाला एरिया है उसकी बात करें तो मगध जो है वहां पर क्या होता था, चावल होता था। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में। ऐसा हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। अमर सिंह के अमरकोश में, अमर सिंह के अमरकोश में ऐसा बताया गया है जो भूमि थी वो 12 प्रकार की भूमि थी। कितने प्रकार की? 12 प्रकार की भूमि यहाँ पर थी, जैसे कि क्षेत्र भूमि जो तो कृषि योग्य भूमि कहलाती थी, वास्तु भूमि निवास योग्य, चारागाह भूमि चारे की, सिल भूमि जो जोतने योग्य थी, अपृत भूमि जंगल भूमि, ऐसे इस तरीके से 12 भूमि का वर्णन इसमें किया गया है। और प्रचलन में जो मुख्य भूमि थी, प्रचलन में मुख्य भूमि एक तो क्षेत्र भूमि थी। क्षेत्र भूमि कौन सी? जो कृषि योग्य भूमि होती थी आपकी वो क्षेत्र भूमि कहलाती थी। वास्तु भूमि कौन सी थी? जो रहने योग्य भूमि थी, यानी वास करने योग्य भूमि वास्तु भूमि। चारागाह भूमि कौन सी थी? चारे की होगी, यानी जहाँ जानवर जो चरने जाते थे वो। और एक होती थी सिल या अपृहत भूमि, सिल या अपृहत भूमि। सिल और अपृहत भूमि कौन सी भूमि होती थी? जंगली भूमि को हम सिल, वो लोग सिल या अपृहत भूमि कहते थे। तो ये कृषि थी। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे पशुपालन। पशुपालन की अगर बात करें तो जो गुप्त काल में पशुपालन की जानकारी कामंदियक नीति सार से हमें पता चलता है कि पशुपालन का काम होता था, यानी गोपालन का काम होता था, और ये काम करने वाले कौन थे? वैश्य कहलाते थे। गोपालन का काम होता था और ये वाला काम वैश्य कहलाते थे। अमरकोश अमर सिंह की, इससे हमें पता चलता है कि जो पालतू जानवर था वो कौन था? गाय को ये लोग पालतू जानवर रखते थे। इसके अलावा भैंस, ऊंट, बकरी,
गधा, इन्हें भी ये लोग पालतू जानवर के तौर पर पालते थे। बैल किस काम आते थे? भार ढोने के काम आते थे बैल। ऐसा हमें पता चलता है किससे? अमरकोश से हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं उद्योग एवं शिल्प की बात करेंगे। उद्योग एवं शिल्प, उद्योग एवं शिल्प की हम बात करें तो आभूषण, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम लोग। आभूषण जो थे इनके, आभूषण हाथी दांत के बनते थे, ठीक है, हाथी दांत के बनते थे या धातु के बनते थे। तो ये सब चीजें इनके बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे थी। धातु तो इनकी इतनी उन्नत थी कि हम फिर वही बात करेंगे कि मेहरौली का जो स्तंभ है जिसमें आज भी जंग नहीं लगता, इतने साल हो गए लोहे का। ताम्र शिल्प की अगर बात करें, ताम्र शिल्प की अगर बात करें तो जो बुद्ध की 1 टन की जो मूर्ति मिली है वो इनके ताम्र शिल्प का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब ये बुद्ध की 1 टन की मूर्ति कहाँ से मिली है? सुल्तानगंज से, शायद मैंने पहले नहीं बताया था, सुल्तानगंज से मिली है। जिला भागलपुर बिहार में आता है ये, भागलपुर बिहार से ये आता है। और ये मूर्ति फिलहाल वर्तमान में इंग्लैंड के म्यूजियम में है। इंग्लैंड के बर्मिंघम म्यूजियम है ये, वर्तमान में वहां पर स्थित है। स्वर्ण मुद्राओं की अगर बात करें तो मुद्रा की हम बात करें, स्वर्ण मुद्रा यहाँ पर जिसको क्या कहते थे? दिनार कहा जाता था, ठीक है। और सामान्य जीवन में चीजों का आदान प्रदान करके ये अपना व्यापार करते थे। दैनिक वस्तुओं की जो चीजें थी उनको वो या तो वस्तुओं से अपना, वस्तुओं के आदान प्रदान से अपना काम चलाते थे, ठीक है, या फिर एक और इनके जो कम दाम के लिए कोडियों से अपना काम चलाते थे, दैनिक जीवन के देन लेन का। और ये दोनों चीजें हमें कौन बताता है? फाइयान बताता है। वस्त्र की अब हम बात करेंगे इनके। वस्त्र जो है वो रेशम का सबसे ज्यादा उपयोग में यहाँ पर इनके समय में लिया जाता था, ठीक है, रेशम का कपड़ा। और बाकी जो है जैसे मलमल, लीलन, ऊन, ये सब विदेशों से मंगाया जाता था, विदेशों से मंगाया जाता था, ठीक है। आभूषण जो है इनके, आभूषण स्वर्ण और रजत के होते थे, यानी सोने और चांदी के आभूषण इनके थे। और बृहत संहिता में 22 प्रकार के रत्नों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, इनके श्रेणी संगठन की। तो इनके व्यापारियों का भी श्रेणी संगठन बना हुआ था। व्यापारियों का श्रेणी संगठन यहाँ पर बना हुआ था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि व्यापारियों ने क्या कर रखा था? व्यापारियों ने अपना एक संघ बना रखा था और ये संघ एक बैंक की तरह काम करता था, जो कि व्यापारियों को लोन वगैरह देता था। व्यापारियों को लोन वगैरह भी ब्याज दर पर लोन ये देता था, ठीक है, लोन यानी कर्ज ये देता था। अब इनका जो सीक्वेंस आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि जो संघ बना रखे थे उसमें जो श्रेणी है वो जो शिल्पकार थे उनका संघ कहलाती थी। इसके बाद निगम जो है वो उद्यमियों का संघ कहलाते थे, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे गण जो है वो व्यापारियों का संघ कहलाता था। तो ये संघों के नाम है कि शिल्पियों का संघ श्रेणी कहलाता था, उद्यमियों का संघ निगम कहलाता था और व्यापारियों का संघ गण कहलाता था। इसके अलावा जो कुमारकालीन गुप्त लेख है, कुमारकालीन गुप्त लेख जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ है? मंदसौर से हमें
प्राप्त हुआ है। और मंदसौर में भी कहाँ पर, दशपुर से हमें ये प्राप्त हुआ है। इसमें बोला है कि तंतुवाहो यानी जुलाहो, तंतुवाह, उसमें तो तंतुवाह लिखा है। तंतुवाह के एक ग्रुप था यानी एक श्रेणी थी जिसने किसका निर्माण किया था, इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। ये जानकारी हमें कुमारकालीन गुप्तलेख से प्राप्त होती है। श्रेणी का जो प्रधान था वो क्या कहलाता था, ज्येष्ठक कहलाता था। श्रेणी का प्रधान क्या कहलाता था, श्रेणी का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था। ठीक है। श्रेणी से भी बड़ी एक और होती थी संस्था, है ना। और संस्था के जो जितने भी सदस्य थे वो सब इनके सदस्य कहलाते थे, श्रेणियों के सदस्य। और श्रेणियों के सदस्य कौन थे, शिल्पी थे। ठीक है। व्यापारी जब बहुत अलग जगह व्यापार करने जाते थे, दूसरी जगह जब व्यापारी व्यापार करने जाते थे तो उनका जो ग्रुप जाता था उसको क्या कहते थे, कारवा कहते थे। हम कहते हैं ना आजकल कारवा बनता गया। तो व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह से व्यापार करने जाते थे तो उनका जो ग्रुप था वो कारवा कहलाता था। और उस कारवा का जो हेड होता था या हेड बन जाता था, ये लोग अपने आपसी समस्या बना लेते थे, उसको कहते थे सार्थवाह। तो व्यापार में हम ये इसमें बस इतना ही है। इसके बाद इनका एक आंतरिक व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार की अगर हम बात करें तो इनका आंतरिक व्यापार सड़कों और नदियों के द्वारा होता था। ठीक है, जो आज भी प्रचलित है। ठीक है। सार्थ इनका हेड, सार्थ कहते हैं, इसको कहते हैं भ्रमणशील व्यापारी को सार्थ कहते हैं। और ये सब जानकारियां हमें किससे मिलती है, नारद और बृहस्पति स्मृति जो है, जो कि गुप्तकालीन है, उससे हमें ये चीज पता चलती है। इनके क्रय विक्रय के हित के लिए भी कुछ नियम बने हुए थे। और उस समय में उज्जैन जो है इनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इसके अलावा पेशावर, मथुरा और पैठान ये सब भी इनके प्रमुख व्यापारिक केंद्र होते थे। विदेशी व्यापार की अगर बात करें तो विदेशों में व्यापार इनका हुआ है चीन से, श्रीलंका से, फारस, अरब, इथोपिया, बेंजनटाइन, इन सब से इनका व्यापार होता था। चीन से ये लोग बेसिकली रेशम आयात करते थे। ठीक है। और ये बहुत बाजारों में फेमस था चीनाशुक नाम से। यहाँ का चीनाशुक नाम से भारतीय बाजार में बहुत व्यापार होता था। और भारत के मसाले जो है वो बेजेंटाइन को निर्यात किए जाते थे। मसाले, ये दो यहाँ पर वर्णन हमें मिले हैं। इसके अलावा बंदरगाह की बात करें तो भृगु कच्छ जो है यानी भड़ोच का ये प्रमुख पश्चिमी समुद्र तट का बंदरगाह है। ये पश्चिमी समुद्र तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है जिसमें कैम्बे, सोपार, कल्याण ये सब अन्य बंदरगाह है। पूर्वी तट की अगर बात करें, पूर्वी तट में हमारे पास है घंटशाला, पूर्वी तट पर कदुरा, और गंगा के जो घाट पे है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति पूर्व का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है। और ये चीज हमें किससे पता चलती है कि पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह ताम्रलिप्ति है, ये रघुवंश और दशकुमार चरित्र में इसका उल्लेख मिला है। आप लिख सकते हैं रघुवंशम और दशकुमार चरित्र से हमें ये चीज पता चलता है कि पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट का भृगुकच्छ भड़ोच यहाँ पर बंदरगाह था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो आयात, यहाँ पर चीन से जो आयात किया जाता था वो रेशम था। ठीक है। और इथोपिया से हाथी दांत आयात किया जाता था। ठीक है।
और उसके अलावा अरब, ईरान और ये जो देश थे यहाँ से घोड़े आयात किए जाते थे। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर टैक्सेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है टैक्सेस में कर की या राजस्व जिसे आप बोल सकते हैं। सबसे पहला आता है इसमें भाड़ा। भाड़ा क्या है? तो भाड़ा एक भूमि कर है। ठीक है, भाड़ा क्या है? भूमि कर है। इसमें कितना लिया जाता था? जितना भी उत्पाद होगा उसका 1/6 यहाँ पर लिया जाता था। भोग क्या कहलाता है? भोग भी एक प्रकार का टैक्स था, यानी राजा को फ्रूट्स वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह देना, ये क्या कहलाता था? भोग कहलाता था। एक है ऊपरी कर या फिर उद्रंग, ये भी क्या है? एक तरीके के भूमि कर ही हुआ करते थे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। भूमि कर जो क्या होते थे? भूमि कर दो तरीके से लिए जाते थे, या तो कैश ऋण लेते थे ये लोग, नकद। नकद को क्या कहते थे ये लोग? हिरण्य। जो टैक्स इनको कैश में लिया जाता था उसको हिरण्य कहते थे। कुछ टैक्स क्या करते थे? अनाज के तौर पर चुकाते थे कुछ लोग। उस अनाज को क्या कहते थे ये लोग? मैं कहते थे, जो टैक्स इनका भूमि कर में लिया जाता था। भू राजस्व जो था इनका 1/4 से 1/6 तक होता था भू राजस्व। ठीक है, और फाइयान ने कहा है कि मतलब इतना अच्छा राज्य था गुप्त काल का कि लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते। क्वेश्चन पूछा गया है। फाइयान ने कहा लोग घरों में ताले नहीं लगाते, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, और बहुत ही मतलब आपराधिक प्रवृत्तियां कम है, दंड का कोई ऐसा बहुत कम दंड देने की नौबत यहाँ पर आती है। तो ऐसा फाइयान ने अपने यात्रा वृतांत में कहा है। एक लाइन अपने आरबीएससी बोर्ड की बुक में लिखी है कि भारतीय इतिहास में अपनी जीवन शक्ति को इतना पल्लवित मतलब फलते फूलते कभी नहीं देखा जितना किसमें देखा है? गुप्त काल में देखा है। ऐसा किसने बोला है? ऐसा अरविंद जी ने बोला है, एक इतिहासकार है। अब हम एक और लास्ट जो इसका टॉपिक बचता है वो है फाइयान, क्योंकि फाइयान एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज है कि इसके यात्रा वृत्तांत को ऑथेंटिक माना गया है। यहाँ पर फाइयान कौन था? फाइयान एक चीनी यात्री था। ठीक है, और इसका जो काल है वो 399 से 414 तक यहाँ पर माना है। ऐसा कहते हैं कि 12 साल ये यहाँ पर रहा। भूमि के रास्ते से ये आया था और समुद्र के रास्ते से ये वापस चला गया था। ठीक है, इसने बोला कि यहाँ की जो प्रजा है वो बहुत सुखी है, कर नहीं है, यानी टैक्स वैक्स का ज्यादा लोड लोग नहीं लेते, बोझ नहीं है करों का। ठीक है ना, करों का कोई बोझ नहीं है। चोरी डकैती ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस वक्त के जो प्रसिद्ध नगर हैं, नगर के नाम उसने बताए हैं श्रावस्ती, वैशाली और कौशाम्बी। ये इसने नगर बताए हैं जो इस वक्त के फेमस नगर उस थे। और अब क्या हुआ कि जैसे धीरे धीरे इसने बोला है कि धीरे धीरे ये जो फेमस नगर थे ये अब मतलब धूमिल हो चुके थे, यानी व्यापारिक नगर अब ज्यादा बढ़ रहे थे क्योंकि व्यापार बढ़ रहा था। तो इनकी जगह जो ये जो फेमस नगर है इनकी जगह अब व्यापारिक नगर ज्यादा डेवलप होने लग गए थे। तो वो व्यापारिक नगर कौन से इसने बताए हैं? उज्जैन और कन्नौज। उसने बोला कि ये व्यापारिक नगर के केंद्र हो गए थे और ये अब समृद्ध हो रहे थे। विनिमय वस्तु विनिमय द्वारा होता था, यानी दैनिक जीवन में जो वस्तुओं के आदान प्रदान द्वारा ही काम चलता था, या फिर कोडियों का उपयोग किया जाता था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में जो सबसे मिनिमम मुद्रा थी वो कोडियां थी। तो ये एक स्वर्ण काल के बारे में जानकारी थी कि जो भारत का स्वर्णिम युग कौन सा है? आपका गुप्त काल, जो यहाँ पर अब खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये गुप्त काल के मैंने शायद 3 वीडियो आपके यहाँ पर बनाए हैं, और इन तीनों वीडियो में मैंने 10th की बुक और 12th की बुक और प्लस गूगल से कुछ
रेफरेंस जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। वीडियोस मैंने मिनिमम बनाने की कोशिश की है, मगर आप डिटेल से पढ़ते हैं तो आप किसी भी एस्पेक्ट को फिर छोड़ नहीं सकते, तो वीडियो लेंथ 40 to 50 मिनट की हो ही जाती है। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि चीज़ें समराइज तौर पर यहाँ पर मैं रखूँ। तो गुप्तकाल में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़िए, और इसके अलावा भी मैं वीडियो आगे फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मैं कंप्लीट कराऊंगी। इवन इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका मैनेजमेंट हो, चाहे साइकोलॉजी हो, और सब्जेक्ट मैं यहाँ पर फिजिक्स स्टार्ट करूंगी। फिजिक्स से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया है, बट उसमें अभी मुझे नहीं लग रहा है कि फिजिक्स में क्या है, थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, और अगर फिर कैंडिडेट्स नहीं है तो पढ़ाने का मन भी नहीं होता है फिर। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।